भारतीय बाघ संरक्षण के लिए 1973 में एक महत्वपूर्ण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। भारत इस परियोजना का 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। टाइगर के 50 वर्ष पूर्ण होने की खुशी में कॉर्बेट नेशनल पार्क ने जश्न मनाते हुए एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी को लोगों के साथ साझा किया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि बदलती इंसानी आबादी, घटता वन क्षेत्र, सिकुड़ती नदियाँ, सूखते जल स्रोत बाघ संरक्षण में एक बड़ी चुनौती है। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय जीव बाघ वन्य जीव भर नहीं है, ये जिंदगी की बुनियाद, उसके आधार, जल वायु समेत जलवायु का संरक्षक भी है। इस दौरान देश में बढ़ते मानव वन्य जीव संघर्ष को लेकर वक्ताओं ने चिंता व्यक्त करते हुए कॉर्बेट नेशनल पार्क के डायरेक्टर धीरज पांडे को कई सुझाव देते हुए इस पर मंथन करने का आग्रह किया। इस दौरान कॉर्बेट नेशनल पार्क के डायरेक्टर धीरज पांडे ने बताया कि भारतीय बाघ संरक्षण के लिए 1973 में एक महत्वपूर्ण परियोजना चलाई गई, जिसका नाम प्रोजेक्ट टाइगर है। इसके 50 साल पूरे हो रहे हैं। इन 5 दशकों में प्रोजेक्ट टाइगर ने कई तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं। बाघ पाए जाने वाले 20 राज्यों में इसकी मौजूदगी कमोवेश सफलता रूपी संतोष तो देता है, फिर भी अभी बहुत सारे कारगर उपाय पर विचार करना आवश्यक है। भारत पर ज़्यादा जिम्मेदारी इसलिए भी है कि पूरी दुनिया में बाघों को बचाने का प्रयास भारत शीर्ष पर है। विश्व भर के बाघों की 70% आबादी भारत में है, तभी दुनिया भारत की तरफ उम्मीद की नज़रों से देख रही है। TR के डायरेक्टर धीरज पांडे ने बताया कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में तब हुई जब 1969 में IUCN प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की बैठक में बाघों की संख्या पर चर्चा हुई। इसमें बताया गया कि भारतीय बाघों की बहुत बड़ी संख्या की जो चर्चा की जाती है, दरअसल में वह उतनी है ही नहीं। तकरीबन 2000 ही जंगल में विचरित कर रहे हैं। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री ने विशेषज्ञों की राय पर वन्य जीव अधिनियम 1972 पारित कर बाघों के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया। पुनः 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की एवं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की तरह सम्मिलित हुआ। डायरेक्टर पांडे ने कहा कि प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल की सीख बाघों के संरक्षण में मील का पत्थर साबित होगी। ऐसी आशा से चलो बाघ के लिए जश्न मनाएं, जो हमारे जीव का आधार है। इस दौरान कॉर्बेट पार्क का वर्चुअल विजिट का उद्घाटन मुख्य अतिथि क्षेत्र विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने क्लिक करके किया। CTR ने बताया कि यदि प्रथम दृष्टि में कोई पार्क का भ्रमण करना चाहता है तो वह इसके माध्यम से विजिट कर सकता है। G20 सम्मेलन में आए विदेशी मेहमानों ने कॉर्बेट नेशनल पार्क के बिजरानी जोन की सफारी की। इस दौरान 20 जिप्सियों को मेहमानों को सफारी की जिम्मेदारी दी गई, जिसे चुनौती के रूप में लेकर जिप्सी चालकों ने अपना संपूर्ण अनुभव के साथ विदेशी मेहमानों का पार्क का भ्रमण करवाया। जिप्सी चालकों के सहयोग से अभिभूत होकर कॉर्बेट नेशनल पार्क के डायरेक्टर धीरज पांडे ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्ण होने के जश्न के कार्यक्रम के दौरान 20 जिप्सी चालकों को सम्मानित किया। देखिए, आज प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ है। इसको हम इस कार्यक्रम के माध्यम से एक संदेश भी देना चाहते हैं कि जिन लोगों का योगदान कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और टाइगर्स की पॉपुलेशन को बचाने के लिए हुआ है, उनको हम सम्मानित करें। इसमें जो हमारे कर्मचारी हैं जिन पे टाइगर ने अटैक किया, उसके बाद भी वे तन मन धन से इस प्रोजेक्ट टाइगर में और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनको भी हमने सम्मानित किया है। इसके साथ साथ जो लोग जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे फ्रिंज फॉरेस्ट एरियाज़ के विलेजर्स हैं, जो हमारी EDCs के सदस्य हैं, वॉलंटरी विलेज प्रोटेक्शन फोर्स के मेंबर्स हैं, और जिन हमारे नेचर गाइड्स हैं, ड्राइवर्स हैं, जिनने अभी बहुत अच्छा G20 समिट में अपना योगदान दिया है, इन सभी लोगों को सम्मानित किए जाने का एक प्रोग्राम है। इसके अलावा जो रोड मैप आगे का क्या हो सकता है, किस तरीके से हम कंजर्वेशन को भी और डेवलपमेंट को साथ में लेके चल सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग मंथन कर रहे हैं। सर, G20 के डेलीगेट यहाँ पे पहुंचे थे, उनका वो भी कॉर्बेट घूमने का कैसा एक्सपीरियंस रहा? देखिए, जितने डेलीगेट से हमारा इंटरेक्शन हुआ, उनका बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस रहा, बहुत अच्छा उनका अनुभव रहा। टाइगर और अन्य जानवरों को देखने के साथ साथ जो कम्युनिटीज़ हैं, उनके साथ भी उनका इंटरेक्शन हुआ। हमारी जो इको डेवलपमेंट कमेटीज़ हैं और उसके अलावा जो हमारे सर्च और रेस्क्यू के जो ऑपरेशंस
होते हैं उसके बारे में भी उन्होंने जाना, एलिफेंट कैंप मैनेजमेंट के बारे में भी जाना और पार्क प्रबंधन से और भी विशेष जानकारियाँ उन्होंने हासिल करी। और ये सभी बातें इस बात को प्रतिपादित करती हैं कि उनका जो अनुभव रहा है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में, जो 3 घंटे उन्होंने बिताए हैं, एक बहुत ही सकारात्मक सोच और वन और वन्यजीव संरक्षण के प्रति एक अच्छा अनुभव वो अपने साथ लेकर गए हैं। उसका कहीं न कहीं दूरगामी परिणाम हमें अवश्य देखने को ज़रूर मिलेंगे। सर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम सीटीआर में मानव जीवन और वन्य जीवों का संघर्ष रहा है। इस संघर्ष को अब आप कैसे देखेंगे और आगे क्या प्लानिंग रहेगी जिससे कि ये संघर्ष कहीं ना कहीं रुक सके? देखिए, अब हमें कोएग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व की तरफ बढ़ना होगा, क्योंकि मानव और टाइगर एक ही तरीके का क्षेत्र वो शेयर करते हैं और हमें इस बात को भी समझना होगा कि हमें टाइगर्स के साथ इस परिवेश में रहना है। इसके साथ साथ हमें ये प्रयास भी करना होगा कि हमें उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन कम से कम हो सके। तो इसके तहत जो कोएग्जिस्टेंस का जो मॉडल है, जिसमें एक सामंजस्य बनाते हुए प्रकृति के साथ रहने की बात की जाती है, प्रकृति और जानवरों के साथ रहने की बात की जाती है, उस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ जो कॉरिडोर्स हैं, जो टाइगर कॉरिडोर्स हैं, जो एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं, उनका भी संरक्षण और संवर्धन किया जाना आवश्यक होगा, ताकि एक समेकित एनक्रोचमेंट भी सीटीआर में बढ़ा है और कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल भी कर रहे हैं, फिर भी उतना कंट्रोल नहीं हो पा रहा। ये 50वीं वर्ष में आपने किस प्रकार से उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और कहाँ तक उसे तो लोगों को संदेश देना है, किस तरीके से दें? देखिए, एनक्रोचमेंट एक बहुत बड़ी दिक्कत है और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जो बफर एरियाज़ में जहाँ पर एनक्रोचमेंट था वो रिसेंट पास में भी हटाया गया है और अभी भी ढेला में जो एनक्रोचमेंट था उसे माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में हमने हटाया है। इसके अतिरिक्त पार्क प्रशासन इस बात को बहुत गंभीरता से लेता है और अपनी जो बाउंड्रीज हैं उनकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य भी है और हम लोग करते हैं। मुख्य उद्देश्य ये है कि लोगों की आवाजाही अनावश्यक रूप से जंगलों की तरफ ना हो, केवल आवश्यक टूरिज़्म के दृष्टिकोण से जो आवाजाही होती है, जो बफर एरियाज़ में जो टूरिज़्म है उसको हम इनकरेज करें और बाकी अन्य क्षेत्रों में दखलंदाजी ना हो पाए, ताकि जानवर भी समन्वय के साथ वहाँ रह सकें। सर, मस्जिदों का भी निर्माण हो रहा है कुछ और लगातार उससे परेशानी है, शासन और प्रशासन दोनों से लेकर चिंतित भी। किस प्रकार से रोकने का प्रयास करेंगे? देखिए, इस बारे में जो निर्देश हमें शासन स्तर से और उच्च स्तर से प्राप्त होते हैं उसके क्रम में एनक्रोचमेंट को बहुत स्ट्रिक्टली डील किया जाता है और इस तरीके के प्रकरणों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। धन्यवाद सर, बहुत